हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका पेगासस लर्निंग एकेडमी में। हमारा ध्येय है लर्न टू फाइंड योर पाथ। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 11 फरवरी 2019 को जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था उसका शिफ्ट 2 का रीजनिंग का सेट हम आज आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि अब एसएससी जीडी का पेपर आने वाला है तो इस समय ये आपके लिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत उपयोगी साबित होगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यानी हमसे कहा है कि जो सीरीज है इसमें जो ये ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है तो इस जगह ऑप्शन में से कौन सा नंबर आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले मैं ये सीरीज यहाँ लिख लेता हूँ, 5, 8, 13, 20, 29, ये ब्लैंक स्पेस 53, 68, 85। अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो यहाँ 3 है, ये +3, ये +5, ये +7, ये +9। तो इस हिसाब से यहाँ होना चाहिए +11, और +11 तो यहाँ 14 आएगा, और उसके बाद यहाँ होना चाहिए +13। तो ये बिल्कुल इसे फॉलो कर रहा है। यानी यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 40, और 40 मुझे दिया है ऑप्शन ए में। तो यही हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी हमें ऑप्शन में 4 नंबर दिए गए हैं तो उनमें से जो भिन्न है, 3 तो एक जैसे होंगे जो कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, एक जो अलग होगा हमें वो छांटना है। तो अगर मैं देखूं 625 को, तो ये 25 का स्क्वायर है। 115 ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। 125 ये 5 का क्यूब होता है, और 25 ये 5 का स्क्वायर है। यानी अगर मैं देखूं तो ये चारों ही जो नंबर हैं ये 5 की पावर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। यानी 25 के स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया या 5 का क्यूब हो गया, और ये 5 की पावर 4। जबकि 115 ऐसा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये 5 की किसी भी पावर में नहीं आता। तो यही हो जाएगा हमारा डिफरेंट, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री, यानी लैंग्वेज हिंदी और मलयालम। तो हमसे कहा है कि लैंग्वेज हिंदी और मलयालम का जो सही संबंध दर्शाता है वो वाला हमें वेन डायग्राम छांटना है इसमें से। तो देखिए, लैंग्वेज हिंदी और मलयालम ये दोनों ही लैंग्वेज हैं और दोनों ही अलग लैंग्वेज हैं, पर ये दोनों आती लैंग्वेज में ही है। तो दोनों का लैंग्वेज में आने के लिए हमारा डायग्राम सही हो जाएगा ऑप्शन सी। वो इस तरह से, अगर लैंग्वेज को मैं एल मान लूँ तो ये एल हो गया, हिंदी को एच और मलयालम को एम। यानी हिंदी और मलयालम अलग अलग लैंग्वेज हैं पर ये दोनों हैं तो लैंग्वेज ही। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्लान्स टू विजिट ईच ऑफ 6 हॉस्पिटल्स ए बी सी डी ई एंड एफ exactly once during the course of one day. He is setting up his schedule for the day according to the following conditions. तो हमसे कहा है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक ही दिन में 6 हॉस्पिटलों की विजिट करनी है। तो जिस तरह से विजिट करेगा अपना प्लान तो वो यहाँ पर दिया है। तो देखते हैं, पहला है ही मस्ट विजिट ए बिफोर बी एंड ई। यानी उसे हॉस्पिटल ए को हॉस्पिटल बी और ई से पहले विजिट करना है। ही मस्ट विजिट बी बिफोर डी, हॉस्पिटल बी को उसे डी से पहले विजिट करना है। तीसरा है द थर्ड हॉस्पिटल ही विजिट्स मस्ट बी सी। यानी जो तीसरा हॉस्पिटल वो विजिट करता है वो सी होना चाहिए। और नीचे हमसे कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्डर इन विच द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव विजिट द 6 हॉस्पिटल। तो नीचे ऑप्शंस में हमें कुछ ऑर्डर दिए गए हैं, हमसे कहा है कि इनमें से किस ऑर्डर में वो हॉस्पिटल को विजिट करेगा। तो चलिए इसे देखते हैं वो किस तरह विजिट करेगा। पहले हमें दिया है कि वो ए को बी और ई से पहले विजिट करेगा, तो ए मैंने ऊपर लिख लिया और बी और ई नीचे। फिर उसने कहा है कि बी को डी से पहले विजिट करेगा, तो बी को
डी से पहले बजट करेगा, और सी उसका तीसरा हॉस्पिटल होना चाहिए। तो वो इस तरह करेगा, ए, फिर ई या बी, फिर सी और फिर डी। क्योंकि सी तीसरा होना चाहिए और बी भी डी से पहले है, तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे करेंगे। वो ए को बी और ई से पहले विजिट करेगा, जबकि बी को डी से पहले विजिट करेगा। और फिर कहा है कि सी थर्ड होना चाहिए, यानी सी थर्ड होना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन में देखूं जहां पे सी थर्ड है, तो ऐसे दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। और फिर हमसे कहा है कि ए में वह बी और ई से पहले जाएगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ए बी और ई से पहले है। फिर कहा है कि वो बी को डी से पहले विजिट करेगा, तो यहाँ पर तो बी बाद में है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ये तो पहले ही कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा एक ऑप्शन, ऑप्शन डी, और यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। और ये हमारी सभी कंडीशन को फॉलो भी कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन केयरफुली assuming that the information given in the statement is true even if they appear to be at variance with commonly known facts. Decide which of the conscious conclusions logically follows from the statement beyond reasonable doubt। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि नीचे कुछ फैक्ट दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन दिए गए हैं। हो सकता है ये कॉमनली नोन फैक्ट से अलग अलग है, पर फिर भी हमें इन्हें सच मानना है। तो चलिए अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है, नो कैट इज ए मंकी। दूसरा है, नो मंकी इज ए काव। फिर कंक्लूजन है, नो कैट इज ए काव। और सेकंड कंक्लूजन है, सम काव आर मंकीज। तो चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे। इसे वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हम बनाते हैं सर्किल। तो जैसा कि मुझे पहले स्टेटमेंट में दिया है, नो कैट इज ए मंकी, तो कैट और मंकी का रिलेशन है नो का। तो अगर कैट को मैं सी से दिखाता हूं, मंकी को एम से, और इनके बीच रिलेशन नो। दूसरा स्टेटमेंट है, नो मंकी इज ए काव। फिर मंकी और काव के बीच नो का रिलेशन है, तो इसे यहां दिखा देते हैं। और ये हो जाएगा काव। तो ऐसे हम काव दिखा देते हैं। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट है कि कैट नो कैट इज मंकी एंड नो मंकी इज काव। अब कंक्लूजन है, नो कैट इज ए काव। तो कैट और काव का तो हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं है, तो हम कह ही नहीं सकते कि बात सही है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, सम काव्स आर मंकी। तो जब कोई भी मंकी काव नहीं है, तो कोई काव भी मंकी नहीं हो सकती, तो सम वाली तो बात आती ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोज। तो ये हो जाएगा हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। तो ये है ए सी ई ई आई एम डी एफ एच। मतलब इसमें हमसे कहा है कि जिस तरह से पहला टर्म दूसरे से रिलेटेड है, ये वाला इससे, उसी तरह तीसरा एक चौथे से रिलेटेड होगा, जो कि हमें ऑप्शन में से छांटना है। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है। ए सी ई और ये है ई आई एम। तो इनके बीच जो प्लेस का डिफरेंस है वो है +4। इनके बीच है +6 और इनके बीच है +8। क्योंकि ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और इसकी होती है 13, तो ये 8 है। तो इसी तरह दूसरे में भी होना चाहिए। तो ये है डी एफ और एच। तो इससे +4 लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा एच।
इससे +6 लगाएंगे तो ये आ जाएगा L, और इससे +8 लगाएंगे तो ये आ जाएगा P, यानी HLP, जो कि दिया ऑप्शन डी में, यही मेरा हो जाएगा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। यानी क्वेश्चन में हमें एक फिगर दिया गया और हमसे कहा है कि 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ये किस में है। तो चलिए अब देखते हैं किस में है। तो ये मुझे दिख रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में ये इस तरह जो फिगर बना है ये वाला, यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यानी ये ऑप्शन डी में जो फिगर है ये उसमें है, तो यही हो गया मेरा सही जवाब। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। यानी हमें फिर से एक सीरीज दी गई है और इसमें यहाँ ब्लैंक स्पेस है, और हमें पता करना है कि ब्लैंक स्पेस में कौन सा नंबर आएगा ऑप्शन में से। तो चलिए करते हैं इसे। पहले लिख लेते हैं 50, 49, 47, 44, 40, 35, यहाँ स्पेस और ये 20। तो अगर मैं डिफरेंस देखूं तो ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, यहाँ -6 होना चाहिए, और -6 पे यहाँ 29 आएगा, और यहाँ पर फिर -7 जो कि इसे फॉलो कर रहा है। यानी ब्लैंक स्पेस में आना चाहिए 29, और 29 मुझे दिया ऑप्शन सी में, तो यही हो गया सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है सेलेक्ट ए फिगर फ्रॉम अमंगस्ट द 4 alternatives that when placed in the blank space of figure X will complete the pattern, rotation is not allowed। यानी हमसे सीधा सीधा कहा है इसमें क्वेश्चन में कि जो क्वेश्चन में फिगर दिया है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे इनकम्प्लीट है, तो इन चारों ऑप्शन फिगर में से कौन सा फिगर इसमें हम लगा दें तो ये पूरा हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये किससे पूरा होगा। तो ये होगा बी, इस फिगर से पूरा, क्योंकि यहाँ ऐसे सर्किल बनेगा, ये स्क्वायर कंप्लीट होगा, यहाँ पर एक लाइन आएगी। तो ऐसा जो फिगर है ये मुझे दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, तो यही हो गया सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है चूज द अल्टरनेटिव विच मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन मिरर इज प्लेस्ड एट राइट साइड। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो एक आकृति बनी है और एक्स वाई पर हमने मिरर रख दिया है, तो इसके दूसरी तरफ की आकृति कैसी बनेगी तो वो हमें देखना है। जब यहाँ मिरर रखा है तो ये आकृति बनेगी इस तरह, इस तरह, और ये आकृति मुझे दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर किचन को इस तरह कोड किया गया है तो शैम्पू को किस तरह कोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। KITCHEN, इसे लिखा है LKWGMKU। तो ये +1 है यहाँ पर, ये +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +4 है, यहाँ +5 है, यहाँ +6 और यहाँ +7, यानी एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट में जो हमसे पूछा है शैम्पू, तो इसमें क्या आएगा SHAMPOO। तो S से जब +1 कर देंगे तो आता है T, जब H से +2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा J, A से +3 करेंगे तो D आ जाएगा, M से +4 करेंगे तो Q आ जाएगा, P से +5 करेंगे तो U आ जाएगा, और O से +6 करेंगे तो भी U आएगा, और O से +7 करेंगे तो V आएगा।
यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरा TJD QUUV। यानी कि सही जवाब जो होना चाहिए वो होना चाहिए, तो सही जवाब तो मेरा होना चाहिए TJD QUUV। पर यहाँ थोड़ी ये मिस्टेक है, तो यहाँ पर सॉरी ये तो सही है जे है, पर यहाँ ई की जगह डी होना चाहिए। उसके बाद में ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा सही जवाब। तो मेरा ऑप्शन डी है सही जवाब, ये यहाँ पर होना चाहिए TJD QUUV। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी नीचे जो पेयर दिए गए हैं इनमें से ऑड कौन सा है हमें उसे देखना है। तो इसमें से हमारा जो ऑड पेयर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये ईगल सूप। क्योंकि ये हमें सबके लिविंग स्पेस दिए हैं, तो बर्ड नेस्ट में रहती है, किंग पैलेस में रहता है, पिग स्टाई में रहता है, पर ईगल सूप में नहीं रहता। तो यही हो जाएगा मेरा राइट आंसर यानी ऑड वन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यानी हमें 4 फिगर दिए गए हैं और फिर हमसे कहा है कि जो नेक्स्ट फिगर होगा वो चारों ऑप्शन में से छांटना है। चलिए देखते हैं। अगर मैं देखूं तो इसमें एरो राइट साइड पर है, नेक्स्ट फिगर में ये 90 डिग्री घूमा है, अगले फिगर में यहाँ पर ये 135 डिग्री घूमा है, उसके बाद ये वहाँ यहाँ 180 डिग्री घूम गया। यानी हर बार ये डिग्री इंक्रीज कर रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक घूमा है ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक ये घूमा है 135 डिग्री, यानी 19 प्लस 45 कर दिया। यहाँ से यहाँ तक ये घूमा है 180, यानी 135 में प्लस 45 कर दिया। तो जब 185 में 45 करेंगे तो 225, यानी यहाँ से अब ये घूमेगा 225। तो 225 होगा जब ये यहाँ से लौट कर यहाँ आएगा प्लस यहाँ पर, यानी नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ है हमारा ऑप्शन ए में। तो यही हो गया हमारा सही जवाब। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज टू नंबर्स have been put within brackets. Study the series carefully and select the correct alternative with respect to the series. तो ये हमें सीरीज दी है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि नीचे एक सीरीज दी गई है और इसमें ब्रैकेट में 2 नंबर दिए गए हैं। तो अब हमें क्वेश्चन में से देखना है कि तो हमें ऑप्शन में से देखकर सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए पहले देखते हैं कि सीरीज किस पैटर्न को फॉलो करती है। तो ये हुआ 3, 9, 27, 81, 243, उसके बाद में 729 और 2187। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर ये 3 है, ये 3 का स्क्वायर हो जाता है, ये 3 का क्यूब, ये 3 की पावर 4, ये 3 की पावर 5, ये 3 की पावर 6 और ये 3 की पावर 7। यानी कि दोनों ही जो हमारी जो पूरी सीरीज है ये 3 की पावर्स को फॉलो करती है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ द ब्रैकेटेड नंबर्स आर करेक्ट। यानी इन ब्रैकेट में जो नंबर है इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये दोनों ही सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एथलेटिक्स इज रिलेटेड टू स्टेडियम इन द सेम वे एज स्केटिंग इज रिलेटेड टू। तो हमसे कहा है कि जैसे एथलेटिक्स स्टेडियम से रिलेटेड है उसी तरह स्केटिंग किससे रिलेटेड है। तो देखते हैं हम इसका क्या हो जाएगा। क्योंकि एथलेटिक्स जो है वो स्टेडियम में खेला जाता है, तो उसी तरह स्केटिंग है वो रिंग पर होती है। ये इसका जो मैदान वगैरह होता है जहाँ ये खेली जाती है स्केटिंग, उसे बोलते हैं रिंग। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको
कि आप जो अभी पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन बेल भी बजा दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो पड़े तो आपको सबसे पहले उसकी सूचना मिल जाए। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 एम्प्लॉइज TUVWXY and Z reach their factory in a particular sequence. Y reaches immediately before T but does not immediately follow W. V is the last one to reach. X immediately follows T and is subsequently followed by Z. W reaches before T. So who is the second to reach the factory? तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 7 एम्प्लॉई हैं जो अलग अलग टाइम पर फैक्ट्री में पहुंचते हैं, तो उनके बारे में बताया। फिर हमसे क्वेश्चन किया है कि वो एम्प्लॉय सेकंड फैक्ट्री में पहुंचने वाला एम्प्लॉय कौन सा है जो दूसरे नंबर पर पहुंचता है। तो देखते हैं इनका पैटर्न क्या है। हमसे कहा है कि वाई टी से इमीडिएट बिफोर पहुंचता है, यानी वाई पहले पहुंचता है और टी इसके तुरंत बाद। फिर कहा है कि Y reaches immediately before T but does not immediately follow W, पर ये W को फॉलो नहीं करता, यानी W से बाद में है ये। अब देखते हैं V is the last one to reach। यानी V जो है वो लास्ट है, तो V को हम यहाँ रखते हैं कहीं पर। ये V है और ये Y है। अब हमसे कहा है X immediately follows T, तो जब T Y के तुरंत बाद पहुंचता है और X इसे फॉलो करता है तो X यहाँ होगा। तो 4 लोग तो हमारे आ गए। अब देखना है X immediately follows T and is subsequently followed by Z, यानी X T को फॉलो करता है और खुद Z से फॉलो होता है, यानी Z इसके तुरंत बाद पहुंचता है। फिर हमसे कहा है W reaches before T, यानी W T से पहले पहुंचता है। तो T तो Y को फॉलो करता है, जबकि W पहले पहुंचता है, W हो जाएगा ऊपर। तो यहाँ 6 लोग पहुंच गए। तो ये हमारे 6 लोग, उनके पहुंचने का क्रम हमें मिल गया यहाँ पर यहाँ पर एक लाइन दी है कि Y reaches immediately before T but does not immediately follow W, यानी Y W को फॉलो नहीं करता इमीडिएट, यानी एक व्यक्ति यहाँ होगा और यहाँ रहने के लिए एक ही व्यक्ति रह गया है, वो है U, यानी U पहुंचता है सेकंड नंबर पर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हु इज द सेकंड टू रीच द फैक्ट्री, तो सेकंड पहुंचता है U। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि अगर B इज इक्वल टू 3 और H इज इक्वल टू 9 तो स्कूल के लिए क्या लिखेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इनकी प्लेस वैल्यू उससे +1 कर दिया है। H की 8 है तो 9, B की 2 है तो 3 कर दिया है। तो अगर मैं देखूं स्कूल के लिए SCHOOL, तो S की होती है प्लेस वैल्यू 19, तो इसे 20 लिखेंगे। C की 3 तो इसे 4 लिखेंगे। H की 8 तो 9 लिखेंगे। O की 15 तो 16 प्लस 16 और L की 12 होती है तो 13। अब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 4 20, 20 40 और 16 56 और 13 69 और 9 78, और 78 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑड वन फॉलो करना, ऑड वन हमें निकालना है। तो वॉल्यूम, हाइट और वेट, ये तो किसी चीज की फिजिकल कंडीशन को दिखाते हैं, जबकि स्मॉल उसका देता है ये वॉल्यूम, हाइट और वेट तो उसकी मेजरमेंट को दर्शाते हैं, जबकि स्मॉल उसको कंप्लीट बताता है उसके बारे में कि वो लार्ज है या स्मॉल है, इस तरह से। जबकि ये एग्जैक्ट वैल्यूज देते हैं जो वॉल्यूम, हाइट और वेट है। तो इसमें से ऑड वन हो जाएगा स्मॉल,
यानी ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि ए स्क्वायर ट्रांसपेरेंट शीट विद ए पैटर्न इज गिवन, हाउ विल द पैटर्न अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन। यानी हमसे कहा है कि एक स्क्वायर शेप की ट्रांसपेरेंट शीट है और फिर हमसे कहा है कि इस पर हमने एक शेप बनाया है, तो जब इसे मोड़ देंगे तो ये शेप किस तरह से दिखाई देगी। जब से डॉटेड लाइन जो दी है इस पर मोड़ देंगे तो हमें देखना है कि अब ये शेप कैसी दिखाई देगी। तो जो शेप ये इस तरह है, जब इसे यहाँ से मोड़ देंगे तो ये इस तरह बनेगा। इस तरह ये एक ट्रायंगल बनेगा। ये वाला हिस्सा जो है ये एक ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह का मुझे जो दिखाई दे रहा है, तो इस तरह का जो फिगर मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा सही जवाब। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें भी हमसे ऑड वन छटवाया है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा है ई और वी। तो ई और वी ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं। ई की प्लेस वैल्यू 5 है और वी की 22। तो ये मिलकर 27 बनाते हैं, इसलिए इन्हें अपोजिट कहते हैं। उसी तरह के और पी, के की 11 है और पी की 16, तो ये भी मिलकर 27 बनाते हैं। डी और एक्स, तो डी की 4 है और एक्स की 24, तो ये 28 बना रहे हैं। तो ये ऑड होना चाहिए, पर हम लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं। एच की 8 होती है और एस की 19, तो ये मिलकर 27 बना रहे हैं। तो जो ऑड वन हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी एक्स, क्योंकि ये 28 हो रहा है इसका सम। तो यही हो जाएगा हमारा ऑड वन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ए रो, Akbar is to the left of the person sitting in the middle, but to the right of Sekar. Prakash is to the right of Deva and Ram is to the right of Prakash. Ram is second from the person sitting in the middle. Who is the person sitting in the middle? तो एक रो में लेफ्ट टू राइट लोग बैठे हुए हैं और फिर हमसे पूछा है कि वो कौन सा व्यक्ति है जो मिडिल में बैठा है। तो चलिए करते हैं इसे। पहले प्लेस बना लेते हैं हम 6 प्लेस। ये 6 प्लेस हो गए। हमसे कहा है कि अकबर इज टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, यानी मिडिल में कोई व्यक्ति बैठा है, अकबर उसके लेफ्ट में है। चलिए इस समय कोई क्लू नहीं मिलता। अब देखते हैं नेक्स्ट। बट टू राइट ऑफ सेकर, चलिए पहले हम इसे बना ही लेते हैं यहाँ से कि मिडिल में मान लीजिए एम बैठा है और अकबर उसके लेफ्ट में है, तो अकबर यहाँ होगा। बट राइट टू सेकर, तो सेकर यहाँ होगा। फिर है प्रकाश इज टू द राइट ऑफ देवा, यानी प्रकाश देवा के राइट में है। एंड राम इज टू द राइट ऑफ प्रकाश, और राम राइट प्रकाश के राइट में है। तो ये इस तरह से होना चाहिए। तो हमसे कहा है कि राम इज सेकंड फ्रॉम द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, यानी जो व्यक्ति मिडिल में बैठा है राम उससे दूसरा है। और फिर हमसे कहा है हु इज द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल, तो ये पैटर्न इसी तरह फॉलो करेगा, SAMDPR। हमसे पूछा है कि हु इज द पर्सन सिटिंग इन द मिडिल। तो मिडिल में क्योंकि ये इवन नंबर की रो है तो इसमें 2 लोग आएंगे। ऑड होता तो एक आता, पर इसमें 2 आएंगे। जैसे हमने एम माना है और ये देवा, तो जब हमें ऑप्शन में दिया है इन दोनों में से देवा, तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देवा मिडिल में बैठा है। चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड है, तो चलिए पढ़ते हैं इसे। तो यह है कि द स्टेटमेंट बिलो आर फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स लेबल्ड 1 and 2, assuming that the information in the statement is true even it appears
even it appears at variance with generally established facts, decide which conclusion logically and definitely follows from the information given in the statements। यानी क्वेश्चन में हमसे वही बात की है कि जो स्टेटमेंट में मैं दिया है मैं उसे सच मानना है, चाहे वो जनरली सच होता हो या नहीं। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है हमारा ऑल पेपर्स आर बुक्स, ऑल बुक्स आर पपाया। फिर कंक्लूजन है कि ऑल पेपर्स आर पपाया, और सेकंड है सम पपायाज आर पेपर्स। तो चलिए करते हैं इसे। पहले हम वेन डायग्राम बनाते हैं इसके लिए। जैसा कहा है कि ऑल पेपर्स आर बुक्स, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। जिस तरह हमसे कहा ऑल पेपर्स, तो पेपर्स को मैं पी से दिखाता हूँ, ऑल पेपर्स आर बुक्स, बुक्स को बी से, और ऑल बुक्स आर पपाया, तो पपाया को पी ए से। अब कंक्लूजन है कि ऑल पेपर्स आर पपाया, तो सही बात है, ये इस तरह फॉलो करेगा। ऑल पेपर्स ये सब पपाया के अंदर है तो ये फॉलो करता है, कंक्लूजन वन। दूसरा है सम पपायाज आर पेपर्स, तो पपायाज का कुछ हिस्सा, जो कि इतना हिस्सा है क्योंकि ये पूरा हिस्सा पपाया का है, तो उसका ये वाला हिस्सा ये पेपर में आता है, तो इसलिए सम पपायाज आर पेपर्स, ये भी राइट हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हमसे कहा है विच टू साइंस नीड टू बी इंटरचेंज्ड टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। यानी हमसे कहा है कि एक इक्वेशन दी गई है और नीचे हमें ऑप्शन में दिए गए हैं कौन से दो साइन चेंज करते हैं जिससे कि इक्वेशन जो है दी गई है ये सही हो जाए। तो चलिए हम ट्राई करते हैं ऑप्शन ए से। डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करते हैं तो 20, मैं यहीं से कर देता हूँ चेंज, 20 + 20 डिवाइड 20 - 20 इंटू 20। तो यहाँ से देखते हैं बॉड मास से, ये 20 यहाँ से आएगा 1, ये -400, तो यहाँ तो ये फॉलो नहीं कर रही है, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा है प्लस और माइनस, तो चलिए इसके लिए देखते हैं। 20 डिवाइड 20, प्लस की जगह -20 और माइनस की जगह +20 इंटू 20 इज इक्वल टू 20। तो ये आएगा 1 -20 + 400, तो ये भी फॉलो नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। अब देखते हैं तीसरा, डिवाइड और इंटू को चेंज करके, तो 20 इंटू 20 + 20 - 20 डिवाइड 20 इज इक्वल टू 20। तो ये हो जाएगा 400 + 20, ये -1 यहाँ 20, तो ये भी फॉलो नहीं करता। तो फिर हमारा एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन डी, और ये हो जाएगा सही जवाब। पर फिर भी हम चेक करते हैं। 20 डिवाइड 20 प्लस की जगह इंटू -20 + 20 इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 20, तो ये 20, यहाँ से 1 बनेगा और ये 20, फिर माइनस प्लस से 20 ख़त्म हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 20। तो ऑप्शन डी हो गया हमारा सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द टर्म दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यानी हमें एक सीरीज दी गई है, तो हमसे कहा है कि चारों ऑप्शन में से वो कौन सा टर्म है जो सीरीज में नेक्स्ट आएगा। तो चलिए पहले लिखते हैं सीरीज को, यहाँ ACDFGH JKLM OPQRS, और ये यहाँ पे ब्लैंक। तो मैं देख रहा हूँ ए के बाद में यहाँ बी गायब है, उसके बाद CD, यहाँ ई गायब है, फिर FGH, फिर आई गायब है, JKLM, फिर एन गायब है, OPQRS। तो यहाँ टी नहीं होगा और उसके बाद में कोई 6 टर्म का आएगा। तो टी के बाद आता है UVWXYZ, टी को हम नहीं लेंगे, उसके बाद
WXYZ। तो यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे एज द सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। यानी क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जिस तरह ये पहला टर्म सेकेंड से रिलेटेड है, उसी तरह ये तीसरा चौथे से रिलेटेड होना चाहिए। चलिए तो देखते हैं ये क्या होता है। पहले मैं लिखता हूँ इसे 5/6 रेशियो 121 रेशियो 8/9 रेशियो डॉट डॉट डॉट। तो अगर मैं 121 को देखूं तो ये होता है 11 का स्क्वायर, और यहाँ मुझे दिया है 5 और 6। तो 5 और 6 को प्लस करने पर ये होता है 11, और 11 का स्क्वायर होता है 121। तो वहीं यहाँ करता हूँ मैं 8 + 9 और इसका कर देते हैं स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर होता है 289, और 289 मुझे दिया है मेरे ऑप्शन सी में। तो यही हो जाता है मेरा सही जवाब। तो ये हो गए हमारे 25 क्वेश्चन रीजनिंग का सेट कंप्लीट। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि हमने अभी जो भी पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा पेगासस लर्निंग एकेडमी पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद नहीं आई तो इसे डिसलाइक कर दें, और कमेंट में लिखकर बताएं कि इसमें क्या गलती थी, ताकि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। चलिए अब फिर से मिलते हैं आपसे एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।